Okay, well, student, have to start our third chapter, tools for analysis. Tools for analysis, and this chapter name is comparative statement. But what is the tools for analysis? You all are knowing that कि in class 11 and in the partnership or in the company, we prepare the financial statement. So financial statement just give the absolute figures, absolute information like how much assets, how much liabilities, income, expenses, profit or loss. About this information only give फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एट द एंड ऑफ द डेट कितने का एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, कितने का कैपिटल है, या प्रॉफिट एंड लॉस में पता चलता है कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस हुआ, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट लॉस क्या हुआ. बट इन सभी इंफॉर्मेशन से क्या हमें कुछ कंक्लूजन मिलता है? नो. हम लोगों को सिर्फ एक एब्सोल्यूट अमाउंट मिलता है कि कितने रुपए का एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस है. लेकिन हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, हमारे बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी कितनी है, कितना कैश फ्लो हुआ, अगर हमें लॉस हुआ तो कितना, ये लॉस क्यों हुआ, या पैसा हमारे पास इस पर कैश फ्लो कम है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये सब की जानकारी हमको नहीं पता चलती है. ऑल दिस नॉलेज एंड टू प्रेजेंट all the information in the meaningful sense to the users of the accounting information, we need to analyze our financial statement. हम लोगों को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना जरूरी है. यू नो दैट कि पब्लिक कंपनी को अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसे पब्लिश करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे जमा करना पड़ता है लीगली. और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अगर कोई नॉलेज चाहिए हमारी कंपनी के बारे में तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑन पेमेंट दे करके वो ले सकते हैं. सारा नॉलेज उनके पास होता है. तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसकी जो एक्सपेक्टेड जो अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या है, आगे और ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, ये सब कैसे पता चलेगा? तो इन सारी चीजों की जानकारी के लिए हमको एनालिसिस करना पड़ता है. और एनालिसिस करने के लिए देयर आर सम एनालिटिकल टूल्स. क्या है? सम एनालिटिकल टूल्स है जिसके बेसिस पे हम अपने रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं एंड देन इंटरप्रेट द रिजल्ट. और फिर हम बताते हैं कि हमारी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, ठीक है, कितना क्विक कलेक्शन हम कर पाते हैं, एवरेज इन्वेंट्री क्या है. इन सारी चीजों के बारे में हमें एनालिसिस करने के बाद पता चलता है. ठीक है, तो जो एनालिटिकल टूल है उसका नाम है, देखो सबसे पहला दिया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट. दूसरे नंबर पे दिया होगा, दूसरे पेज पे आप देखोगे तो कॉमन साइज स्टेटमेंट. फिर उसके बाद दिया होगा ट्रेंड एनालिसिस इन द बुक. पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट था, दूसरे नंबर पे पेज चेंज करोगे तो आएगा कॉमन साइज. तीसरे नंबर पे आप देखो ट्रेंड एनालिसिस. ट्रेंड एनालिसिस के बाद आएगा अकाउंटिंग रेशियो. फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ब्रेक इवेंट पॉइंट एनालिसिस. So these are the tools on which basis we analyze our financial statement. Okay, इन सभी स्टेटमेंट में से हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो पढ़ना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट. और वो सिलेबस में जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं पढ़ना है, बट एज ए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उसको पढ़ना है. बात समझ में आ रही है? थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना है जो दिया हुआ है, बट न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ही पढ़ना है. ठीक है, सो दीज आर द टूल्स. अब जरूरी नहीं कि सारा टूल्स हम यूज करें, हमको जो कैलकुलेट करना है, जिस चीज की जानकारी करनी है, आप उस टूल्स को एनालिसिस कर सकते हैं. इवन यू हैव डन इन प्रोजेक्ट, यू हैव एनालिसिस बाय थ्रू द अकाउंटिंग रेशियो. आपने देखा करेंट रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो से बनाया होगा. सो इसका क्या पर्पस है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे. सो कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है?
सो देखो, कंपैरेटिव स्टडी इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इट इज द बेस्ट वे टू एनालाइज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जैसे हम 2 इयर्स का डेटा साइड बाय साइड रखकर हम कंपेयर कर सकते हैं कि करेंट ईयर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है, मतलब अच्छा है या खराब है, कितने रुपए से कितना परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है फॉलोइंग आइटम। कंपैरेटिव स्टडी से हमको इसका पता चलता है। कंपैरेटिव स्टडी के हेल्प से हम ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है कि हम कई साल का अपने ही बिजनेस का से 3, 4, 5 ईयर का हम डेटा लिख लिए, साइड बाय साइड हमने डेटा रख लिया और ईयर को हम बेस ईयर बना लेते हैं। ठीक है, बेस ईयर बनाने के बाद उसी बेस ईयर से हम कंपेयर करते हैं। तो ट्रेंड अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है, हमने 5 ईयर 2010, 11, 12, 13, 14 ये हमने बना लिया, ठीक है, और ईयर मान लो 2010, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी ऐसे रख दिया। और इधर क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मान लो हम प्रॉफिट की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो 10 में कितना हुआ था, ठीक है, 11 में कितना हुआ, 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, ठीक है। सो ये क्या बताता है हमारा, ठीक है। सो ये ट्रेंड बता रहा है कि एवरी ईयर यहाँ से ये डाउन हुआ, फिर ये डाउन, फिर ये इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? तो किसी एक को बेस लेंगे, मान लो हमने सबसे इसको बेस लिया, सबसे पहले वाले को, तो इसके कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, मतलब इससे कम कभी नहीं हुआ, कम हुआ है, फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा ही रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक्सपेक्टेशन की आगे भी हमारा बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा, है ना। या किसी एक को लेते, बीच वाले को, उसके नीचे इधर डाउन आता और इधर इंक्रीज होता है, तो भी इसका मतलब सही है कि पहले कम था और अब डे बाय डे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट ट्रेंड एनालिसिस, कि हम डेटा को रखकर, या तो मैंने ग्राफिकल बताया, डेटा को रखकर हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो बिजनेस की जो पोजीशन है वो डे बाय डे क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कंपैरेटिव से पता करते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज जिसमें हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं, यानी कि साइड बाय साइड 2 इयर्स का डेटा लिख लेते हैं और उसमें हम परसेंटेज किसी को बेस लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट के केस में हम लोग टोटल ऑफ एसेट्स को बेस लेते हैं, और इनकम स्टेटमेंट के केस में नेट रेवेन्यू फ्रॉम या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेते हैं। हम लोग ये सब आगे जब न्यूमेरिकल अभी करेंगे तो समझेंगे, ठीक है। थ्योरी में बस इतना समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी यू कैन रीड योरसेल्फ। सो ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हमको पढ़ना है। तो आज हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार्ट करेंगे वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 चीजों का बनाना है, वन इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो जो तरीका हम शीट को कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड को यूज करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। बट आपको लर्न होना चाहिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, किसके बाद क्या लिखते हैं, ठीक है, किस हेडिंग और सब हेडिंग में आता है। ठीक इसी तरह इनकम स्टेटमेंट का हेडिंग और सब हेडिंग भी आपको लर्न करना है। अगर ये आप लर्न किए हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको रॉ डेटा दिया जा सकता है। अब रॉ डेटा को पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फिर आप उसको कंपेयर करो। बट समटाइम्स यू विल बी गिवन द बैलेंस शीट डायरेक्टली। जब बैलेंस शीट दिया रहेगा तो नो इशू, बैलेंस शीट दिया ही है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है ना। सो मैं बता रहा हूं कि कैसे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट के बारे में आज, ठीक है। तो आप लोग नोटबुक ले लो और बताते हैं कि कैसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। दिस इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखो। सिर्फ आपको अगर से डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज कैलकुलेट आना है तभी कर पाओगे, ये नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे, इतना समझ। इसलिए
कैलकुलेशन आना जरूरी है, ठीक है। सो हम आज स्टार्ट करेंगे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यहाँ 2 ईयर का बैलेंस शीट दिया जाएगा। कितने साल का दिया जाएगा? 2 ईयर का, एज एट 31 मार्च, ठीक है। और उसके बाद 2 साल का नाम लिखा होगा, जो भी 2 साल दिया हो। एग्जांपल ले ले रहे हैं समझाने के लिए फिगर में 2018 एंड 2019, वो कुछ भी ईयर हो सकता है, दो कंसेक्यूटिव ईयर ना, ठीक है। और जब भी कभी हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब सॉल्यूशन में करेंगे तो प्रीवियस ईयर का डेटा पहले लिखेंगे और करेंट ईयर का बाद में। बैलेंस शीट लेकिन जब बनाना होता है तो क्या करते हैं? यस, तो ध्यान रखना है, कितने लोग नहीं ध्यान देते हो, उसी में जो दिया है सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते तो करेंट ईयर का डेटा पहले रहेगा, यानी क्वेश्चन भी अगर बैलेंस शीट बनाकर दिया है तो आपको करेंट ईयर का डेटा पहले दिया होगा और प्रीवियस ईयर का बाद में दिया होगा। बट जब आप कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए सॉल्यूशन करोगे तो प्रीवियस ईयर का डेटा पहले लिखेंगे और करेंट ईयर का डेटा बाद में। इतना ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस शीट में आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या रहता है? पर्टिकुलर्स, ठीक है, का कॉलम हो गया, ठीक। इसके बाद क्या होता है? नोट नंबर, बैलेंस शीट क्या होता है? नोट नंबर का कॉलम होता है। फिर उसके बाद करेंट ईयर होता है और प्रीवियस ईयर, लेकिन हम पहले क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर कौन सा है? ठीक है, ये आपका याद रखो, ये बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम, बैलेंस शीट के हेल्प से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो बैलेंस शीट का ही टोटल डिटेल रहेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला डेटा पहले होगा और करंट ईयर वाला बाद में होगा, ठीक है। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर, या लिख सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर, और इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। फिर इसके बाद होगा परसेंटेज इंक्रीज, यानी एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। सो क्या दिया है? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो देखो ये है तुम्हारा नोट नंबर का, सिर्फ फॉर्मेट समझाएंगे, आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, इतना समझ लो अगर बैलेंस शीट याद किए हो तो। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक है। देखो तो हम यहाँ पर कुछ समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो बेस ईयर हम हमेशा प्रीवियस ईयर को लेंगे, इसको लेंगे बेस ईयर प्रीवियस ईयर, यानी पहले लिखा है इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। करेंट ईयर को बी से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो पूरा सोल्यूशन इसी पे डिपेंड है, इतना समझ लो। बेस ईयर ए, करेंट ईयर बी, और जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा वो ए माइनस बी
इक्वल या बी माइनस ए कर लो, माइनस ही करना है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, सी यानी चेंज, ठीक है, बी माइनस ए, क्लियर है, बी माइनस ए यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो सी अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज, यानी कि डी लिख सकते हो, उसी को परसेंटेज आएगा तो लिखे ना, ठीक है। मतलब वो एबीसीडी पहले नहीं होता था, वो आप लोग को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको ऐसे बता दिया गया। मेन होता क्या है वर्बली की आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेस ईयर को प्रीवियस ईयर रखेंगे, जो चेंज निकालेंगे वो करेंट ईयर से कंपैरिजन करेंगे कि करेंट ईयर के कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, कि ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर क्या हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या नो चेंज, ठीक है। फिर जो चेंज हुआ उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जो चेंज हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और बेस को हमेशा बेस यानी लिखेंगे और इनटू परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, तो आ जाएगा डी वाला कॉलम, ठीक है। तो यही पूरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मान लो सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है, इक्विटी समझाने के लिए बता रहे हैं। तो क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट आपको याद रहेगा तभी तो आप इसको पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। यहां तक तो बैलेंस शीट ही है, यहां तक क्या है तुम्हारा बैलेंस शीट है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रीवियस को पहले कर देना है, ठीक है। तो इक्विटीज लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या है, यहां पर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो शेयर कैपिटल दिया हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस है। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। और दूसरे पर मान लो कि हमने लिख दिया नॉन करेंट लायबिलिटी, यही ना आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में मान लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नोट नंबर मान लो या 1 2 3 4 दिया है, तो नोट नंबर का यहाँ तुम्हें कुछ करना वाला नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो मान लो प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल था 10 लाख का और इस साल 15 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख का था और 12 लाख का हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50 था, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 20 था और 20 ही है, ठीक है। अब इसके बाद करंट लायबिलिटी आता है, तो मैं सिर्फ 2 आइटम को लिखकर समझाना चाह रहा हूं कि कैसे आप करोगे। आपको पहले पूरा बैलेंस शीट बना लेना है, जो डेटा रहेगा प्रीवियस ईयर का पहले, करंट ईयर का बाद में। अब इसके बाद क्या करोगे, चेंज यानी माइनस करोगे, कैसे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आपका याद रखो, ए प्रीवियस ईयर, बी करंट ईयर, ये लिख लोगे समझ में आ जाएगा। सी कैसे आएगा, बी माइनस ए, याद कर लो, ए बी, सी कैसे आएगा, बी माइनस ए, डी कैसे आएगा, सी अपन ए इंटू 100 आ जाएगा ना। तो देखो ये ए है, ये बी है, सी कैसे आएगा, सो बी ये है, ए ये है, तो 15 लाख में से 10 लाख माइनस करो तो प्लस में आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है एब्सोल्यूट। फिर यहाँ 12 लाख और यहाँ 8 लाख का 80,000 लिख दिए, पहले नहीं बताया, तो चलो 8 लाख, तो 12 लाख में से 8 लाख घटाओ, कितना आ रहा है, 4 लाख हो गया। फिर अब यहाँ कितना है, 15 10, तो 5 इन माइनस में आ रहा है, 5 लाख माइनस में आ रहा है। और यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं। अरे कितना है देखो, यहाँ कुछ है 20,000 20,000 नहीं ला रहा है, तो अब परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज के लिए आप देखो कितना है, सी क्या है, यहाँ देखो सी 5 लाख है, हम लाख को सिर्फ 5 लिख रहे हैं क्योंकि सब लाख में दिया है यहाँ पर, और ये कितना है 10 लाख है, और इंटू 100, ये कैंसिल हो गया तो कितना परसेंट आ रहा है,
इंक्रीज कर रहा है 50% से। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? डी कैसे आया? अब इसी तरह इसका भी निकाल लो। 4 लाख है चेंज, ओरिजिनल कितना है 8 into 100, सो 4 2 सा और 2 से इसको काट लो 50। ये भी तुम्हारा देखो कितना है 50% ही आ रहा है। अब यहाँ कितना आ रहा है इसका देख लो, इसका 5 है और अपान में कितना है 15 और into 100 5 3 और ये कर लो 33.33% माइनस में, तो 33.33%। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे होना है? कोई कंफ्यूजन? पूरा बैलेंस शीट इसी तरह करना है। जब पहले बना लेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, टोटल का भी निकालना है, याद रखोगे हर एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है। फिर उसके बाद एसेट्स में जो जो आइटम दिया है उसको लिखोगे, प्रीवियस करेंट और फिर डिफरेंस निकाल के चेंज निकालोगे और उसका भी उसी तरह परसेंटेज। पूरे चैप्टर भर यही करना है कंपैरेटिव में। इवन इनकम स्टेटमेंट में यही करना है, ध्यान सुनो, इनकम स्टेटमेंट में भी यही फॉलो करना है। खाली यहाँ पर डिटेल जो बैलेंस शीट का लिखे हो इसमें प्रीवियस और करेंट ईयर का होगा इनकम स्टेटमेंट, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस एड अदर इनकम देन टोटल रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पूरा लिखोगे, टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू आएगा तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिख लिया पूरा, उसके फिगर्स लिख लिया, फिर माइनस करो और परसेंटेज निकालो। तो सब फॉर्मेट मैंने बोला था कि याद करोगे तो तुम्हारा 4 चैप्टर खत्म होगा, प्लस आगे का 2 चैप्टर भी फॉर्मेट पे ही है। मतलब इधर तो 4 चैप्टर से फॉर्मेट है, इसीलिए मैंने बोला था फॉर्मेट लर्न करो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो कभी नहीं पढ़े पास कराने के लिए ध्यान दो, परसेंटेज बढ़ाने के लिए 20 नंबर का इससे आएगा, 25 नंबर का शेयर और डिवेंचर से आएगा 45, और 35 नंबर का तुम्हारा फर्स्ट पार्ट से आएगा। तो अगर जिसको शेयर नहीं आया, डिवेंचर तो आसान था, शेयर में थोड़ा सा फॉर्मेचर इशू है लोगों को, जिसको डाउट है, मान लो जो कुछ नहीं पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट पढ़ ले 35 नंबर का और लास्ट पार्ट पढ़ ले, इसी से लास्ट वाले से ही तुम्हारा प्रैक्टिकल भी आएगा। सो 35 और 20 55 नंबर तो ऐसा ही हो जा रहा है। अब तुम शेयर और डिबेंचर से जितना तुम ले लो, तुम्हारी मर्जी। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसका देखो, इसका नहीं ला रहा है तो इसका हम क्या लिखेंगे, है कुछ नहीं है। हाँ, सो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे होना है। इसी तरह आगे कंटिन्यू करते जाएंगे ना। टोटल का भी बैलेंस शीट क्लियर है। अब इनकम स्टेटमेंट का भी कॉन्सेप्ट सेम है, मैं बार बार बता रहा हूं, 10 बार नहीं, पीयूष ध्यान सुनो। इनकम स्टेटमेंट का भी सब कुछ इसी तरह सेम होगा, नोट नंबर, प्रीवियस, करेंट, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ए बी और सी इक्वल टू बी माइनस ए और डी निकालेंगे सी अपन ए इंटू 100, सेम फॉर्मूला होगा। फर्क है कि जो पर्टिकुलर कॉलम में बैलेंस शीट के आइटम्स लिखा है वहां पर इनकम स्टेटमेंट के आइटम लिखा होगा। क्लास 11 के अंदर पीएल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, यहाँ पर भी वर्टिकल बनता है ये इसी तरह। मतलब हाँ, इसमें पढ़ोगे, इसमें से पहला स्टेटमेंट होगा, याद रखोगे, मैं बोल रहा हूं बार बार, पहला होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर ऐड अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, फिर उसके बाद ऐड अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब जो डिफरेंट सोर्स से इनकम मिला है, जोड़ दो तो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल हो गया। अब उसमें से माइनस करेंगे लेस एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज बहुत तरीके का होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इस तरीके के वैरायटीज 4-5 है, लर्न कर लोगे, आ जाएगा एक बार में। तो जितने एक्सपेंसेज है पूरा लिखोगे और उसको एक्सपेंसेज को टोटल करोगे। टोटल एक्सपेंसेज जो होगा उसको टोटल रेवेन्यू से माइनस करोगे तो आएगा टोटल यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर लेस टैक्स अगर दिया है क्वेश्चन में तो टैक्स माइनस कर दो तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले ये डिटेलिंग कंप्लीट कर लो। यहाँ जब कंप्लीट हुआ, डेटा दिया होगा लिख लो। अब जब डेटा तक लिख लिए तो उसके बाद करना ही क्या है, सिर्फ माइनस करना है, परसेंटेज निकालना है, आपका ये चैप्टर पूरा खत्म। यही करना है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लर्न करना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कॉमन साइज पढ़ेंगे, ये तो तुम्हें ना याद करना है, कैसे करना ये बता दिया ना, कि अब हम परसेंटेज 1-2 करके भी दिखा दिए।
अब कहोगे कि हमें परसेंटेज नहीं आता है तो क्या होगा, और जिसको नहीं आता है उसके लिए भी यहाँ है CF/100, ठीक है। अब वो करके दिखा देगा। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेकन स्क्रीनशॉट? यस सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर, क्लियर है। चलो, तो ये चैप्टर हम फिनिश समझे। अब आप लोग इनकम स्टेटमेंट तैयार कर लोगे और उसको इसी पे पुट करके सॉल्व कर लोगे। कल के क्लास में कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कल वो भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, उसमें भी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट चाहिए। अगर याद होगा तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा दीपावली के पहले पहले में रेशियो स्टार्ट करना है, इसमें से प्रैक्टिस करना है। रेशियो में टाइम लगेगा और कैश फ्लो में टाइम लगेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास और डू प्रैक्टिस वेल एट होम।